गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज दिन है शनिवार 12 नवंबर 2022। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे लक्ष्मीकांत पॉलिटी की किताब से 14वां अध्याय केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय है तथा समस्त शक्तियां विधायी, कार्यपालक और वित्तीय केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजित हैं। यद्यपि न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं है, संविधान में एकल न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की गई है जो केंद्रीय कानूनों की तरह ही राज्य कानूनों को लागू करती है। यद्यपि केंद्र एवं राज्य अपने अपने क्षेत्रों में प्रमुख हैं, तथापि संघीय तंत्र के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इनके मध्य अधिकतम सहभागिता एवं सहकारिता आवश्यक है। इस तरह संविधान ने केंद्र राज्य संबंधों को लेकर विभिन्न मुद्दों पर व्यवस्थाएं स्थापित की हैं। केंद्र एवं राज्यों के संबंध का अध्ययन 3 दृष्टिकोण में किया जा सकता है। पहला विधायी संबंध, दूसरा प्रशासनिक संबंध, तीसरा वित्तीय संबंध। विधायी संबंध संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अनुच्छेद भी इस विषय से संबंधित हैं। किसी अन्य संघीय संविधान की तरह भारतीय संविधान भी केंद्र एवं राज्यों के बीच उनके क्षेत्र के हिसाब से विधायी शक्तियों का बंटवारा करता है। इसके अतिरिक्त संविधान 5 असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान सहित कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल पर केंद्र के नियंत्रण की व्यवस्था करता है। इस तरह केंद्र राज्य विधायी संबंधों के मामले में 4 स्थितियां हैं। पहला, केंद्र और राज्य विधान के सीमांत क्षेत्र, विधायी विषयों का बंटवारा राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। चौथा, राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण। पहला, केंद्र और राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार। संविधान में केंद्र और राज्यों को प्रदत्त शक्तियों के संबंध में स्थानीय सीमाओं को लेकर विधायी संबंधों को निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया गया है। पहला, संसद पूरे भारत या किसी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। भारत क्षेत्र में राज्य शामिल है। केंद्र शासित राज्य और किसी अन्य क्षेत्र को भारत के क्षेत्र में माना जाता है। दूसरा, राज्य विधानमंडल पूरे राज्य या राज्य के किसी क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून को राज्य के बाहर के क्षेत्र में लागू नहीं किया जा सकता, सिवाय तब जब राज्य और वस्तु में संबंध पर्याप्त हो। तीसरा, केवल संसद अकेले अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बना सकती है। इस तरह संसद का कानून भारतीय नागरिक एवं उनकी विश्व में कहीं भी संपत्ति पर लागू होता है। यद्यपि संविधान ने क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र के मामलों पर संसद पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं। दूसरे शब्दों में, संसद के कानून निम्नलिखित क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। पहला, राष्ट्रपति 4 केंद्र शासित क्षेत्रों में शांति, उन्नति एवं अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं। ये हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर एवं नागर हवेली और दमन व दीव। इस प्रकार बनाया गया विनिमय संसद के किसी अधिनियम के समान ही प्रयोज्य और प्रभावी होगा। इन संघ शासित प्रदेशों के संबंध में इसे संसद के किसी अधिनियम को निर्मित या संशोधित करने का भी अधिकार है। दूसरा, राज्यपाल को इस बात की शक्ति पर्याप्त है कि वह संसद के किसी विधेयक को सूचीबद्ध क्षेत्र में लागू न करे या उनमें कुछ विशेष संशोधन कर
लागू करे। तीसरा, असम का राज्यपाल संसद के किसी भी विधेयक को जनजातीय क्षेत्र में प्रयोज्य न करे या कुछ विशिष्ट परिवर्तन के साथ लागू कर सकता है। राष्ट्रपति को भी इस तरह की शक्ति जनजातीय क्षेत्रों मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के लिए प्राप्त है। दूसरा, विधायी शक्तियों का बंटवारा। संविधान ने 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी विषयों के संदर्भ में त्रिस्तरीय व्यवस्था की है। सूची 1 संघ सूची, सूची 2 राज्य सूची, सूची 3 समवर्ती सूची। पहला, संघ सूची से संबंधित किसी भी मसले पर कानून बनाने की संसद को विशिष्ट शक्ति प्राप्त है। इस सूची में इस समय 100 विषय हैं, मूलतः 97, जैसे रक्षा, बैंकिंग, विदेश मामले, मुद्रा, आणविक ऊर्जा, बीमा, संचार, केंद्र राज्य व्यापार एवं वाणिज्य, जनगणना, लेखा परीक्षा आदि। दूसरा, राज्य विधानमंडल को समान परिस्थिति में राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। इस समय इसमें 61 विषय हैं, मूलतः 66 विषय हैं, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, जन स्वास्थ्य एवं सफाई, कृषि, जेल, स्थानीय शासन, मत्स्य पालन और बाजार आदि। तीसरा, समवर्ती सूची के संदर्भ में संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। इस सूची में इस समय 52 विषय, मूलतः 47 हैं, जैसे आपराधिक कानून प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं तलाक, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, बिजली, श्रम कल्याण, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, दवा, अखबार, पुस्तक एवं छापा प्रेस एवं अन्य। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। वे हैं: पहला, शिक्षा; दूसरा, वन; तीसरा, नाप एवं तौल; चौथा, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण; पांचवा, न्याय का प्रशासन; उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालयों का गठन। अवशिष्ट सूची से संबद्ध विषयों वे विषय जो तीनों सूचियों में सम्मिलित नहीं होते पर विधान बनाने का अधिकार संसद को है। इस अवशिष्ट शक्तियों में अवशिष्ट करों का आरोपण के संबंध में विधान बनाने की शक्ति भी शामिल है। इस तरह स्पष्ट है कि विधायी एकता के लिए आवश्यक राष्ट्रीय महत्व के ऐसे मामलों को संघ सूची में शामिल किया गया है। क्षेत्रीय एवं स्थायी महत्व एवं विविधता वाले विषयों को राज्य सूची में रखा गया। जिन विषयों पर संपूर्ण देश में विधायिका की एकरूपता वांछनीय है परंतु अनिवार्य नहीं, उन्हें समवर्ती सूची में रखा गया। इस तरह संविधान अनेकता में एकता की अनुमति देता है। अमेरिका में संघीय सरकार की शक्तियां संविधान में निहित हैं तथा अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को प्रदान कर दी गई हैं। ऑस्ट्रेलियाई संविधान में भी अमेरिका की तरह शक्तियों के एकल वर्णन की प्रकृति को अपनाया गया है। कनाडा में शक्तियों में आवंटन की दोहरी प्रकृति है, अर्थात संघीय और प्रांतीय तथा अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित हैं। भारत सरकार अधिनियम GOI 1935 त्रिस्तरीय महत्व के मामलों की व्यवस्था करता है, अर्थात संघीय, प्रांतीय एवं समवर्ती। वर्तमान संविधान इस अधिनियम के मामलों को एक अंतर के साथ अपनाता है। खास शक्तियां उस समय न तो संघीय विधायिका को दी गई न प्रांतीय विधायिका को, बल्कि भारत के गवर्नर जनरल को दी गई। इस मामले में भारत ने कनाडा पद्धति को अपनाया। संविधान में संघ सूची को राज्य एवं समवर्ती सूची के ऊपर रखा गया और समवर्ती सूची को राज्य सूची के ऊपर
के ऊपर रखा गया। संघ सूची एवं राज्य सूची के बीच टकराव होने की स्थिति में संघ सूची मान्य होगी। यही व्यवस्था संघ सूची व समवर्ती सूची के मामलों में भी यही स्थिति होगी। समवर्ती एवं राज्य सूची में संघर्ष की स्थिति पर पूर्व मान्य होगी। यदि समवर्ती सूची के किसी विषय को लेकर केंद्रीय कानून एवं राज्य कानून के संघर्ष की स्थिति आ जाए तो केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी होगा, लेकिन इसमें एक अपवाद भी है। यदि राज्य द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए सुरक्षित है और उसे राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है तो राज्य का कानून प्रभावी होगा, लेकिन संसद भी इस पर कानून बना सकती है। तीसरा, राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। केंद्र एवं राज्यों के बीच बंटवारे की उक्त व्यवस्था सामान्य काल में विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए होती है, लेकिन असामान्य काल में बंटवारे की योजना या तो सुधर जाती है या स्थगित कर दी जाती है। दूसरे शब्दों में संविधान संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि राज्य सूची के तहत निम्नलिखित 5 असाधारण परिस्थितियों में कानून बनाए। पहला, जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे। यदि राज्यसभा यह घोषणा कर दे कि राष्ट्रहित में यह आवश्यक है कि संसद को राज्य सूची के मामले में कानून बनाना चाहिए, तब संसद इस मामले पर कानून बनाने के लिए सक्षम हो जाएगी। इस तरह के किसी प्रस्ताव की उपस्थिति में उपस्थित सदस्यों में 2/3 का समर्थन मिलना चाहिए। यह प्रस्ताव 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। इसे आगे असंख्य बार बढ़ाया जा सकता है, परंतु उसे एक बार में 1 वर्ष से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है। यह व्यवस्था राज्य विधानमंडल को समान मुद्दे पर कानून बनाने से नहीं रोकती है, लेकिन राज्य कानून एवं संसदीय कानून के बीच असहमति के मामले के बाद की व्यवस्था मान्य होगी। दूसरा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। यदि आपातकाल प्रभावी हो जाए तो संसद राज्य सूची के मामलों की शक्तियां अधिग्रहित कर लेती है। आपातकाल समाप्त होने के 6 माह के बाद तक यह व्यवस्था प्रभावी रहेगी। यहाँ भी राज्य विधानमंडल की समान मुद्दे पर कानून बनाने की शक्ति प्रतिबंधित नहीं होती, लेकिन इसमें भी टकराव की स्थिति में संसदीय कानून हावी रहता है। राज्यों के अनुरोध की अवस्था में जब 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल पर प्रस्ताव पारित करे कि राज्य सूची के मसले पर कानून बनाए जाएं, तब संसद उस मामले के संदर्भ में कानून बना सकती है। यह कानून उन्हीं राज्यों में प्रभावी होगा जिन्होंने इसे बनाने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया था। यद्यपि बाद में कोई राज्य इस संबंध में विधानमंडल में पारित प्रस्ताव के माध्यम से इसे लागू कर सकता है। इस तरह के कानून का संशोधन या इस पर पुनर्विचार संसद की ही कर सकती है, न कि संबंधित राज्य। उक्त प्रावधान के तहत संसद उन मामलों पर भी कानून बना सकती है जिस पर सीधे शक्ति प्रदत्त नहीं की गई है। दूसरी ओर ऐसे मामलों में राज्य विधानमंडल की कानून बनाने की शक्ति समाप्त हो जाती है। राज्यों द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करने का अभिप्राय यह है कि उन्होंने अपने विधान निर्माण की शक्ति को स्थगित या समर्पित कर दिया है तथा सभी कुछ संसद के हाथों में सौंप दिया है। उक्त व्यवस्था के तहत पारित कुछ कानूनों के उदाहरण इस प्रकार हैं: पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम 1955, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974, नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनिमय अधिनियम 1976, मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम 1994। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करना। संसद द्वारा राज्य सूची के किसी मामले में अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते के लिए कानून बना
शक्ति है। यह व्यवस्था केंद्र को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व एवं प्रतिबंधों को पूरा करने के योग्य बनाती है। उक्त व्यवस्था के तहत बनाए गए कुछ कानूनों के उदाहरण हैं संयुक्त राष्ट्र सुविधा एवं प्रतिरक्षा अधिनियम 1947, जेनेवा समझौता अधिनियम 1960, अपहरण के खिलाफ अधिनियम 1982 एवं पर्यावरण से संबंधित विधान और ट्रिप्स। राष्ट्रपति शासन के दौरान 5वां, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाए गए कानून प्रभावी रहता है। इसका अर्थ यह है कि इस कानून के प्रभावी होने की अवधि राष्ट्रपति की अवधि से स्वतंत्र है, परंतु ऐसे कानून को राज्य विधानमंडल द्वारा निरसित या परिवर्तित या पुनः लागू किया जा सकता है। चौथा, राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण। अपवादजनक परिस्थितियों में राज्य सूची पर संसद के सीधे विधान के अतिरिक्त संविधान केंद्र को राज्य सूची पर दबाव या नियंत्रण के लिए निम्नलिखित मामलों में शक्तिशाली बनाता है। पहला, राज्यपाल कुछ प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति को उस पर विशेष वीटो की शक्ति प्राप्त है। दूसरा, राज्य सूची से संबंधित कुछ मामलों में विधेयक सिर्फ राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर ही लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक। तीसरा, राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन या वित्त विधेयक को वित्तीय आपातकाल के दौरान सुरक्षित रखने के निर्देश दे सकता है। उक्त प्रावधानों से स्पष्ट होता है कि संविधान ने विधायी विषयों पर कानून बनाने के मामले में केंद्र की स्थिति ज़्यादा शक्तिशाली रखी है। इस संबंध में सरकारिया आयोग 1983 से 87 ने यह पाया कि संघीय सर्वोच्चता केंद्र एवं राज्यों के कानूनों के मध्य तनाव एवं टकराव को समाप्त करने एवं सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करने की एक शक्ति है। यदि केंद्र की सर्वोच्चता की इस स्थिति को समाप्त किया गया तो इसके नकारात्मक प्रभाव का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। हमारी द्वैध राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप, विविध अड़चनें, भ्रांतियां इत्यादि जैसे अनेकों अनेक कारक हैं जो अंतोतगत्वा नागरिकों के हितों को प्रभावित कर सकते हैं। एकीकृत विधायी नीति एवं एकरूपता सामान्य केंद्र राज्य संबंधों के आधारभूत मुद्दे हैं। इससे ही हमारी अनेकता में एकता की पहचान अछूड़ नहीं रह सकती है। इस प्रकार संघीय सर्वोच्चता की यह नीति संघीय व्यवस्था के प्रभावी एवं निर्बाध संचालन हेतु अति आवश्यक है। प्रशासनिक संबंध। संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र एवं राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है। इसी मुद्दे पर कई अन्य अनुच्छेद भी हैं। कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा। केंद्र एवं राज्य के बीच कुछ मामलों में विधायी व कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इस प्रकार केंद्र की कार्यपालक शक्तियां पूरे भारत में विस्तृत हैं। पहला, उस मामले में जिसमें संसद को विशेष विधायी शक्तियां प्राप्त हैं, अर्थात संघ सूची के विषय। दूसरा, किसी संधि या समझौते के तहत अधिकार, प्राधिकार और न्याय क्षेत्र का कार्य। इस तरह राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्य की सीमाओं तक विस्तृत हैं। वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को विधान निर्माण की शक्तियां प्राप्त हैं, उनमें कार्यकारी शक्तियां राज्यों में निहित होती हैं, सिवाय तब जब कोई संवैधानिक उपबंध या संसदीय विधि इसे विदिष्ट केंद्र को प्रदत्त करे। इस प्रकार समवर्ती विषय संबंधी
कोई नियम यद्यपि संसद द्वारा निर्मित किया गया हो, परंतु उसे राज्य द्वारा कार्य निष्पादित किया जाता है, सिवाय जब तक संविधान या संसद अन्यथा निर्देशित करे। राज्य एवं केंद्र के दायित्व। संविधान ने राज्यों की कार्यकारी शक्तियों के संबंध में उन पर 2 प्रतिबंध आरोपित किए हैं, जिससे इस संबंध में केंद्र को कार्यकारी शक्तियों के संबंध में असीमित अधिकार प्राप्त होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति को इस प्रकार उपयोग किया जाता है: अ. संसद द्वारा निर्मित किसी विधान का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा राज्यों से संबंधित कोई वर्तमान विधान। ब. राज्य में केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को बाधित या इससे संबंध में पूर्वाग्रह न रखना। इनसे पहला, जहां राज्यों पर साधारण दायित्व है, वहीं दूसरा राज्यों पर विशेष की केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को बाधितन करे। दोनों ही मामलों में केंद्र की कार्यकारी शक्तियां इस सीमा का विस्तृत हैं कि वे अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों को यह निर्देश देती हैं कि केंद्र का कानून उनके कानून से ज़्यादा मान्य होगा। केंद्र के निर्देश प्रकृति में बाध्यकारी से है। इस प्रकार अनुच्छेद 365 कहता है कि यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने में असफल रहता है तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति इस आधार पर इस मामले को अपने हाथ में ले सकता है कि अमुक राज्य ने संविधान की मंशा या दिशा निर्देश के अनुसार कार्य नहीं किया है। इसका अभिप्राय है कि ऐसी दशा में अनुच्छेद 365 के अंतर्गत राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राज्य को केंद्र के निर्देश। इन 2 मामलों के अतिरिक्त केंद्र को यह अधिकार है कि वह राज्य को निम्नलिखित मामलों पर अपनी कार्यकारी शक्तियां प्रयोग के लिए निर्देश दे सके। पहला, संचार के साधनों को बनाए व उनका रखरखाव करे। दूसरा, राज्य में रेलवे संपत्ति की रक्षा करे। तीसरा, प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर राज्य से संबंधित भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों के लिए मातृभाषा सीखने की व्यवस्था करे। चौथा, राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं बनाए और उसका क्रियान्वयन करे। इन मामलों में अनुच्छेद 365 के अंतर्गत केंद्र के निर्देश भी राज्यों पर लागू होते हैं। कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधित्व। केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन कठोर है। इस तरह केंद्र अपनी विधायी शक्ति राज्य को नहीं दे सकता, जबकि कोई इकलौता राज्य सूची पर संसद से कानून बनाने को नहीं कह सकता। कार्यपालिका शक्तियों का बंटवारा सामान्यतः विधायी शक्तियों के बंटवारे का ही अनुसरण करता है, परंतु कार्यपालिका क्षेत्र में ऐसा कठोर बंटवारा टकराव को जन्म दे सकता है। संविधान ने कठोरता एवं विभेदता को हटाने के लिए एक कार्यकारी अंतर सरकारी प्रतिनिधिमंडल बनाया। इसी तरह राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति पर केंद्र के किसी कार्यकारी कार्य को उसे सौंप सकता है। इस तरह एक राज्य का राज्यपाल केंद्र की सहमति पर उसके कार्य को राज्य में करता है। आपसी सहमति का यह मामला सशर्त या बिना शर्त हो सकता है। संविधान केंद्र कार्यकारी केंद्र को राज्य द्वारा निष्पादित करने के संबंध में यह प्रावधान करता है कि केंद्र राज्यों की बिना सहमति परिस्थितिवश ऐसा कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में यह कार्य संसद द्वारा किया जाएगा, न कि राष्ट्रपति द्वारा। इस प्रकार संघीय सूची के विषय पर संसद द्वारा बनाया गया कानून केंद्र के संबंध में शक्तियों का आवंटन एवं करारोपण का अधिकार राज्य को उसकी सहमति के बिना दे सकता है। यद्यपि यही कार्य राज्यों द्वारा नहीं किया जा सकता है। उक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि केंद्र एवं राज्य के मध्य पारस्परिक संयोग या तो आपसी सहमति या विधान के द्वारा स्थापित किया गया, या जहां केंद्र दोनों रीतियों का प्रयोग कर सकता है, वहीं राज्य केवल
प्रथम रीति को ही अपना सकता है। केंद्र व राज्यों के बीच सहयोग। संविधान में केंद्र व राज्यों के बीच सहयोग एवं समन्वय के लिए निम्नलिखित उपबंध है। पहला, संसद किसी अंतर्राष्ट्रीय नदी या नदी घाटों के पानी का प्रयोग, वितरण एवं नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय दे सकती है। दूसरा, राष्ट्रपति अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र व राज्य के बीच सामूहिक महत्व के विषयों की जांच एवं बहस के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन कर सकता है। इस तरह की परिषद 1990 में बनाई गई थी। तीसरा, केंद्र व राज्यों में लोक अधिनियमों, रिकॉर्डों एवं न्यायिक प्रक्रिया के संचालन के लिए भारत के भू क्षेत्र को पूर्ण विश्वास एवं साख प्रदान की जानी चाहिए। संसद संवैधानिक उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्य एवं अंतर संबंध की स्वतंत्रता व्यवस्था के तहत किसी वाणिज्य का गठन कर सकती है। अखिल भारतीय सेवाएं। किसी अन्य संघ की तरह केंद्र एवं राज्यों को सार्वजनिक सेवाएं बटी हुई हैं, जिसे केंद्रीय सेवा या राज्य सेवाएं कहा जाता है। इसमें अखिल भारतीय सेवाएं IAS, IPS और IFS शामिल हैं। इन सेवाओं के अधिकारी केंद्र या राज्यों के अंतर्गत उच्च पदों पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, परंतु इनकी नियुक्ति और प्रशिक्षण केंद्र द्वारा किया जाता है। इन सेवाओं को केंद्र एवं राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित किया जाता है। इस पर पूर्ण नियंत्रण केंद्र सरकार का एवं तत्कालिक नियंत्रण राज्य सरकार का रहता है। इन्हें 1947 में भारतीय सिविल सेवा का स्थान पर IAS और भारतीय पुलिस के स्थान पर IPS नाम दिया गया, जिसे संविधान के अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में मान्यता दी गई। 1966 में भारतीय वन सेवा IFS को तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाया गया। संविधान का अनुच्छेद 312 संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवा के गठन का अधिकार प्रदान करती है। इन तीनों अखिल भारतीय सेवाओं में से प्रत्येक का आवंटन राज्यों की आवश्यकता अनुसार किया जाता है तथा इनमें से प्रत्येक में समान तौर पर अधिकार होते हैं और उन्हें समान वेतन प्रदान किया जाता है। यद्यपि अखिल भारतीय सेवाएं राज्य की स्वतंत्रता व संरक्षण को सीमित कर संविधान के संघीय सिद्धांत का उल्लंघन करती है, इन सेवाओं का समर्थन निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। पहला, केंद्र एवं राज्य में उच्च स्तरीय प्रशासन के रखरखाव में। दूसरा, पूरे देश में प्रशासनिक एकीकरण व्यवस्था सुनिश्चित करने में। तीसरा, केंद्र एवं राज्यों के सामूहिक हितों के संबंध में सहयोग एवं संयुक्त कार्यों में। हमें अखिल भारतीय सेवाओं को उचित बताते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि संघीय व्यवस्था में द्वैध नीति को सभी संघीय व्यवस्थाओं में अपनाया गया है। सभी संघीय व्यवस्थाओं में संघीय सिविल सेवा और प्रांतीय सिविल सेवाएं पाई जाती हैं। भारतीय संघ में भी द्वैध नीति तथा दो प्रकार की सेवाएं होंगी, किंतु इसका एक अपवाद भी होगा। यह पाया गया है कि प्रत्येक देश में प्रशासन में कुछ विशेष पद प्रशासन के स्तर को बनाए रखने के लिए रणनीतिक पद कहे जाते हैं। निसंदेह प्रशासन का स्तर इन राजनीतिक पदों पर नियुक्त किए जाने वाले लोक सेवकों की दक्षता पर निर्भर करता है। संविधान ने भी बिना किसी भेदभाव के राज्यों को यह अधिकार दिया है कि वे अपनी लोक सेवा आयोग का गठन करें। अखिल भारतीय सेवा हेतु अखिल स्तर पर इसका आयोजन किया जाए। इसके द्वारा चयनित प्रशासकों हेतु अखिल भारतीय सेवाओं के समान वेतन भत्ते हों तथा इसमें रणनीतिक या मुख्य पदों पर नियुक्ति के समान अवसर होने चाहिए। लोक सेवा आयोग के क्षेत्र में केंद्र राज्य संबंध निम्नवत हैं। पहला,
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति यद्यपि राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। दूसरा, संसद संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा आयोग के गठन संबंधित विधानमंडलों के अनुरोध पर कर सकती है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल के अनुरोध एवं राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकता अनुसार कार्य कर सकता है। चौथा, संघ लोक सेवा आयोग योजनाओं के क्रियान्वयन, संयुक्त भर्ती आदि पर राज्यों की सहायता 2 या अधिक राज्यों के अनुरूप उसके अनुरोध पर करता है। एकीकृत न्याय व्यवस्था। यद्यपि भारत में दोहरी राजनीतिक व्यवस्था अपनाई गई है, तथापि न्याय के प्रशासन में द्वैध नीति नहीं है। दूसरी ओर संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है। इसमें उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय इसके नीचे हैं। एक सकल व्यवस्था ही केंद्र और राज्य दोनों की विधानों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। यह व्यवस्था पारस्परिक टकराव एवं भ्रांति की समाप्त करने हेतु अपनाई गई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है एवं पद से हटाया भी जा सकता है। संसद विधान बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। उदाहरणार्थ महाराष्ट्र एवं गोवा या पंजाब एवं हरियाणा का एक ही उच्च न्यायालय है। आपातकालीन अवधि में संबंध। राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत केंद्र को इस बात का अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह किसी भी विषय पर राज्य या राज्यों को निर्देशित कर सकता है। इस प्रकार इस स्थिति में राज्य पूर्णतः केंद्र के नियंत्रणाधीन हो जाते हैं, यद्यपि उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। दूसरा, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लागू किया जाता है तो राज्य के कर्मचारी विषयों के संबंध में राष्ट्रपति स्वयं निर्देश दे सकता है। इस स्थिति में राज्य या राज्यपाल या अन्य कार्यकारी प्राधिकारी की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति ग्रहण कर सकता है। तीसरा, वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 के अंतर्गत केंद्र वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु राज्यों को निर्देशित कर सकता है तथा राष्ट्रपति राज्य में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती करने का आदेश दे सकते हैं। अनुपबंध। संविधान राज्य के प्रशासन पर केंद्र के नियंत्रण को लेकर निम्नलिखित अन्य उपबंध करता है। पहला, अनुच्छेद 355 केंद्र पर 2 कर्तव्यों को लागू करता है। पहला, बाह्य आक्रमण एवं बाहरी आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे। दूसरा, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्य कर रही है या नहीं। दूसरा, राज्यों के राज्यपालों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की दया पर निर्भर करता है। राज्य की संवैधानिक अध्यक्ष होने के अंतर्गत उसके अतिरिक्त राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। वह राज्य के प्रशासनिक मामलों की रिपोर्ट समय समय पर केंद्र को देता है। तीसरा, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति यद्यपि राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उसे राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। संविधानेतर युक्तियां। उपरोक्त वर्णित संवैधानिक युक्तियों के अतिरिक्त केंद्र एवं राज्य के मध्य संयोग एवं समन्वय हेतु कई अन्य संविधानेतर युक्तियां भी हैं। इनमें बड़ी संख्या में परामर्शदात्री निकाय एवं केंद्र के स्तर पर आयोजित सम्मेलन आदि शामिल हैं। अब नीति आयोग गैर संवैधानिक परामर्शदात्री निकायों में शामिल है। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, केंद्रीय स्थानीय शासन एवं शहरी विकास परिषद, क्षेत्रीय परिषदें,
उत्तर पूर्व परिषद, केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद, केंद्रीय परिवार कल्याण परिषद, परिवहन विकास परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इत्यादि। केंद्र राज्य संबंधों के विकास हेतु या तो वार्षिक या आवश्यकतानुसार विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया जाता है। ये विषय इस प्रकार हैं। पहला, राज्यपालों का सम्मेलन, इनकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है। दूसरा, मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। मुख्य सचिवों का सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करता है। पुलिस महानिदेशकों का सम्मेलन और मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। कुलपतियों का सम्मेलन, गृह मंत्रियों का सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करता है। एवं विधि मंत्रियों का सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता केंद्रीय विधि मंत्री करता है। वित्तीय संबंध, संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। इसके अलावा इसी विषय पर कई अन्य उपबंध भी हैं। इन्हें निम्नलिखित शीर्षकों से समझा जा सकता है। कराधान शक्तियों का आवंटन, संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच निम्नलिखित तरीके से कर शक्तियों का आवंटन किया। पहला, संसद के पास संघ सूची, जिसकी संख्या 15 है, के बारे में कर निर्धारण का विशेष अधिकार है। दूसरा, राज्य विधानमंडल के पास राज्य सूची, जिनकी संख्या 20 है, पर कर निर्धारण का विशेष अधिकार है। संसद व राज्य विधानमंडल दोनों को समवर्ती सूची, जो कि संख्या में 3 है, पर कर निर्धारण का अधिकार है। कर निर्धारण की अवशेषीय शक्ति संसद में निहित है। इस उपबंध के तहत संसद ने उपहार कर, समृद्धि कर और व्यय कर लगाए हैं। संविधान कर की उगाही और संक्रमण की शक्ति में स्पष्ट अंतर करता है और इस प्रकार कर की उगाही और एकत्रित कर की प्राप्तियों के उपयोग की शक्ति का भी निर्धारण करता है। उदाहरण के लिए, आयकर की उगाही और एक तड़ केंद्र द्वारा किया जाता है, परंतु इसकी प्राप्तियों को केंद्र और राज्यों के मध्य बांटा जाता है। इसके अतिरिक्त संविधान ने राज्यों की कर निर्धारण शक्ति पर निम्नलिखित पाबंदियां भी लगाई है। पहला, विधानमंडल व्यवसाय, व्यापार व रोजगार पर कर लगा सकता है, लेकिन एक व्यक्ति पर यह 2500 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा, राज्य विधान वस्तुओं की खरीद बिक्री, समाचार पत्रों के अतिरिक्त पर कर लगा सकता है, लेकिन ऐसी शक्तियों पर 4 पाबंदियां हैं। पहला, राज्य के बाहर किसी वस्तु को खरीद बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता। दूसरा, आयात या निर्यात के दौरान खरीद बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता है। तीसरा, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान किसी खरीद बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता। चौथा, संसद द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के तहत महत्वपूर्ण घोषित मसलों पर क्रय विक्रय के आधार पर प्रतिबंध। तीसरा, राज्य विधानमंडल बिजली की बिक्री व उसके उपभोग पर कर लगा सकता है, लेकिन ऐसी बिजली की बिक्री या उपभोग पर कर नहीं लगाया जा सकता है। पहला, केंद्र और उपभोग की जाने वाली और केंद्र को बेची जा सकने वाली। दूसरा, रेलवे के किसी रखरखाव कार्य में उपभोग की जा रही हो या संबंधित रेलवे निर्मित में कार्यरत किसी केंद्रीय कंपनी को बेची जा रही हो। चौथा, राज्य विधानमंडल किसी अंतर्राज्य नदी या नदी जलधारा के विनिमय या विकास हेतु संसद द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण को किसी पानी या बिजली एकत्रित उत्पादन, खपत, वितरण या बिक्री पर कर निर्धारण कर सकती है, लेकिन ऐसी कानून किसी को प्रभावी बनाने से पूर्व राष्ट्रपति को सिफारिश की सुरक्षित रखना होगा और उसकी सहमति लेनी होगी।
कर राजस्व का वितरण 80वें संविधान संशोधन 2000 व 88वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा केंद्र राज्य के बीच राजस्व बंटवारे की योजना पर व्यापक परिवर्तन किया गया। 80वें संविधान संशोधन 10वें वित्त आयोग की सिफारिश को प्रभावी करने के लिए लागू किया गया था। आयोग ने सिफारिश की थी कि कुछ केंद्रीय करों और कराधानों से प्राप्त कुल आय का 29% राज्यों को मिलना चाहिए। इसे अवमूल्यन की वैकल्पिक योजना के रूप में जाना गया और यह पूर्व व्यापी 1 अप्रैल 1996 से अस्तित्व में आया। इस संशोधन से आयकर के साथ ही कई अन्य करों जैसे निगम कर, कस्टम ड्यूटी आदि का प्रावधान किया गया। 88वें संविधान संशोधन से संबंधित संविधान में एक नया अनुच्छेद 268 क जोड़ा गया जो सेवा कर से संबंधित है। इसने केंद्र सूची में भी एक नया विषय प्रविष्टि 92 ग जोड़ा। सेवा कर केंद्र द्वारा लगाया जाता है लेकिन इसका संग्रहण राज्य करते हैं। इसके उपरांत इसका केंद्र एवं राज्यों के मध्य युक्तियुक्त बंटवारा होता है। इन दो संशोधनों के उपरांत केंद्र एवं राज्य के मध्य करों के बंटवारे का विभाजन निम्नानुसार होता है। पहला, केंद्र द्वारा उद्गृहित एवं राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित कर, अनुच्छेद 268। इस श्रेणी में अग्रलिखित कर एवं शुल्क आते हैं। पहला, विनिमय पत्रों, चेकों, वादा नोटों, नीतियों, बीमा तथा शेयरों एवं अन्य के अंतरण पर लगने वाला स्टाम्प शुल्क। दूसरा, औषधि एवं प्रसाधन की वस्तुएं जिसमें अल्कोहल एवं नारकोटिक्स शामिल है पर उत्पाद शुल्क। किसी राज्य से उगाही की गई इन शुल्कों की प्राप्तियां भारत की समेकित निधि का भाग नहीं होती है बल्कि उसी राज्य की हो दी जाती हैं। दूसरा, केंद्र द्वारा उद्गृहित सेवा कर लेकिन केंद्र द्वारा राज्यों द्वारा सुगृहित और विनियोजित कर, अनुच्छेद 268 का। सेवाओं पर कर केंद्र द्वारा लगाया जाता है लेकिन इसका संग्रहण एवं उपयोग केंद्र एवं राज्य दोनों मिलकर करते हैं। इनके संग्रहण एवं उपभोग संबंधी नियमों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। तीसरा, संसद द्वारा उद्गृहित एवं संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, अनुच्छेद 269। इस श्रेणी में अग्रलिखित कर आते हैं। पहला, अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में वस्तुओं के क्रय विक्रय से संबंधित कर। दूसरा, माल या सामान के अंतर राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के पारेषण से संबंधित कर। इन करों से प्राप्तियां भारत की समेकित निधि का भाग नहीं बनती। इन्हें संसद द्वारा निर्धारित नियमों अनुसार संबंधित राज्य को सौंप दिया जाता है। चौथा, संघ द्वारा उद्गृहित एवं सुगृहित किए जाने वाले तथा केंद्र और राज्यों के बीच बंटने वाले कर बंटवारे की उक्त व्यवस्था, अनुच्छेद 270। इस श्रेणी में संघ सूची में उल्लिखित सभी कर और शुल्क आते हैं। पहला, संविधान के अनुच्छेद 268, 268 का तथा 269 में उल्लिखित कर। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 271 में उल्लिखित कर। तीसरा, किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए लगाया गया कोई सेस। इन करों और शुल्कों की कुल प्राप्तियों के वितरण की प्रक्रिया राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की सिफारिश पर अनुशंसित होती है। पांचवा, कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रायोजन के लिए अभिभार, अनुच्छेद 271। संसद किसी भी समय उपरोक्त वर्णित द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के करों पर अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए अनुच्छेद 269 एवं 270 में उल्लिखित अभिभार लगा सकता है। ये सीधे केंद्र को प्राप्त होते हैं। दूसरे शब्दों में राज्यों को इनका कोई हिस्सा प्राप्त नहीं होता है। छठा, राज्यों द्वारा उद्गृहित, संग्रहित एवं उपभोग किए जाने वाले कर। ये पूर्णतः राज्य के कर होते हैं। इसका उल्लेख राज्य सूची में किया गया है तथा इसकी संख्या 20 है। ये इस प्रकार है। पहला, भू राजस्व। दूसरा, कृषि आय कर, कृषि भूमि के उत्तराधिकार, संपदा शुल्क,
तीसरा भूमि एवं भवनों, खनिज अधिकारों, पशु एवं नावें, सड़कों पर चलने वाले वाहन, विलासिता, मनोरंजन एवं जुए पर कर। चौथा मानवीय उपयोग के लिए एल्कोहलिक, लिकर एवं मादक पदार्थों पर उत्पाद शुल्क। पांचवा सड़क परिवहन के माध्यम से राज्यों में प्रविष्ट होने वाली वस्तुओं पर लगने वाले कर विज्ञापन, सिवाय समाचार पत्र, बिजली की खपत या बिक्री या सड़क पर जलमार्ग से जाने वाले यात्रियों पर लगने वाले कर। छठा वित्तीय व्यापारों, आजीविकाओं एवं नियोजन पर कर प्रतिवर्ष 2500 रुपये से अधिक नहीं। सातवां प्रति व्यक्ति कर। आठवां प्रत कर। नौवां बिक्री कर, समाचार पत्र को छोड़कर। 10वां राज्य सूची में वर्णित विषयों से प्राप्त होने वाली फीस, न्यायालय की फीस को छोड़कर। गैर कर राजस्व का वितरण। केंद्र के गैर राजस्व स्रोतों से व्यापक प्राप्तियां निम्नलिखित में से एक हैं। पहला डाक एवं तार, दूसरा रेलवे, तीसरा बैंकिंग, चौथा प्रसारण, पांचवा सिक्के एवं मुद्रा, छठा केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम और सातवां समयावधि समाप्त होने पर उगाही। बी राज्य। गैर राजस्व के द्वारा राज्य को प्राप्त व्यापक स्रोत इस तरह हैं। पहला सिंचाई, दूसरा वन, तीसरा मत्स्य पालन, चौथा राज्य सार्वजनिक उपक्रम, पांचवा समय चूकने की उगाही। राज्यों के लिए सहायतार्थ अनुदान। केंद्र और राज्यों के बीच करों की हिस्सेदारी के संविधान में व्यवस्था की गई है कि राज्यों को केंद्र से सहायता अनुदान प्राप्त हो। अनुदान दो प्रकार के होते हैं, विधिक अनुदान एवं विवेकाधिकार अनुदान। विधिक अनुदान अनुच्छेद 275 संसद को इस बात का अधिकार प्रदान करता है कि वह राज्यों को आवश्यकता पड़ने पर अनुदान उपलब्ध कराए। यद्यपि प्रत्येक राज्य के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के लिए सहायता राशि भी भिन्न भिन्न निर्धारित की जा सकती है। यह राशि प्रत्येक वर्ग भारत की सिंचित निधि से भारित होती। सामान्य प्रावधान के अतिरिक्त संविधान राज्य में जनजातियों के उत्थान और कल्याण तथा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य राज्यों में प्रशासनिक विकास के लिए भी राज्यों को विशेष सहायता प्रदान करने की शक्ति संसद को देता है। ऐसे राज्य में असम भी शामिल है। अनुच्छेद 275 के अंतर्गत वर्णित यह अनुदान सामान्य एवं विशेष वित्त आयोग की अनुशंसा पर दी जाती है। विवेकाधीन अनुदान। अनुच्छेद 282 संघ एवं राज्य दोनों को इस बात का अधिकार देता है कि किसी लोक प्रयोजन के लिए वे अनुदान आवंटित कर सकते हैं। इस प्रावधान के अंतर्गत केंद्र राज्यों को अनुदान प्रदान कर सकते हैं। इन अनुदानों को विवेकाधीन अनुदान के नाम से जाना जाता है। इसका कारण यह है कि इसके लिए केंद्र बाध्य नहीं है तथा यह पूर्णतः इसके स्वविवेक पर निर्भर करता है। इन अनुदानों के दो उद्देश्य होते हैं: योजनागत लक्ष्यों की प्राप्ति के निमित्त राज्य को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना तथा राष्ट्रीय योजना के लिए राज्यों को प्रभावित करना। उल्लेखनीय है कि ये विवेकाधीन अनुदान केंद्र तथा राज्यों को प्राप्त होने वाली सहायता का एक बड़ा हिस्सा होते हैं, विशेष तथा विधिक अनुदान की तुलना में। अन्य अनुदान संविधान एक अन्य तरह के अनुदान की भी व्यवस्था करता है, किंतु यह अल्प अवधि के लिए होता है। इस प्रकार जूट एवं जूट उत्पादों असम, बिहार, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के लिए निर्यात शुल्क की जगह अनुदान का प्रावधान किया गया था। यह अनुदान संविधान प्रारंभ होने से 10 वर्ष की अवधि के लिए किए गए थे। ये अनुदान भारत की सिंचित निधि पर भारित थे तथा वित्त आयोग की अनुशंसा पर
राज्यों को उपलब्ध कराए गए थे। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 अर्धन्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था करता है। इसका गठन हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यह निम्नलिखित मामलों पर राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। पहला, केंद्र और राज्यों के बीच कराधान व्यवस्था का निर्धारण और ऐसी प्राप्तियों का राज्यों के बीच हिस्सेदारी का निर्धारण। दूसरा, वे सिद्धांत जिनके तहत राज्य केंद्र भारत की संचित निधि से आर्थिक अनुदान लेकर कार्य करता है। दूसरा, राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्य पंचायतों और नगर पालिकाओं के स्रोतों की पूर्ति के लिए राज्य की सूचित संचित निधि को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपाय। राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय मामलों के संबंध में सौंपा गया कोई अन्य कार्य। 1960 तक आयोग असम, बिहार, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के लिए जूट एवं जूट उत्पादों के निर्यात शुल्क के एवज में प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले अनुदान के संबंध में सरकार को सुझाव देता था। संविधान वित्त आयोग को देश में वित्तीय संघात्मकता के संतुलन चक्र के रूप में परिकल्पित करता है। यद्यपि गैर संवैधानिक गैर विधायी निकाय योजना आयोग के उद्भव के उपरांत केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में वित्त आयोग की भूमिका संकुचित हुई है। राज्यों के हितों के संरक्षण। वित्तीय मामलों पर राज्य हितों की रक्षा करने के लिए संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि संसद सिर्फ राष्ट्रपति की सिफारिश पर निम्नलिखित विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करे। ऐसे विधेयक जिसमें राज्यों का हित हो और वह किसी कर या शुल्क को अध्यारोपित करे। ऐसा विधेयक जो भारतीय आयकर को लागू करने संबंधी प्रयोजनों हेतु परिभाषित अभिव्यक्ति कृषि आय के अर्थ में परिवर्तन करे। ऐसा विधेयक जो राज्यों में वितरित या वितरण की जाने वाली राशियों के नियम को प्रभावित करे। ऐसा विधेयक जो राज्य के प्रयोजन हेतु किसी विशिष्ट कर या शुल्क पर अधिभार अध्यारोपित करे। कर या शुल्क जिसमें राज्य का हित हो। अभिव्यक्ति का अर्थ है कर या शुल्क जिसकी कुल प्राप्तियों का पूर्ण या कोई भाग किसी राज्य को सौंपा जाता है। ख, शुल्क जहां कुल प्राप्तियों के संदर्भ में फिलहाल इस राशि को भारत की संचित निधि से प्राप्त किया जाता है। कुल प्राप्तियां अभिव्यक्ति का अर्थ है संग्रहण की लागत को घटाकर प्राप्त हुई कर या शुल्क प्राप्तियां। किसी क्षेत्र में कर या शुल्क की कुल प्राप्तियों का निर्धारण एवं प्रमाणन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। केंद्र एवं राज्यों द्वारा ऋण। संविधान केंद्र और राज्यों के कर्ज लेने की शक्ति पर निम्नलिखित प्रावधान तय करता है। पहला, केंद्र सरकार या तो भारत में या इसके बाहर से भारत की संचित निधि के प्रतियुब या गारंटी देकर ऋण ले सकती है, लेकिन दोनों ही मामलों में सीमा निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा। संसद द्वारा इस संबंध में कोई कानून नहीं बनाया गया है। इसी तरह एक राज्य सरकार भारत में राज्य की संचित निधि की प्रतिभू या गारंटी देकर ऋण ले सकता है, लेकिन सीमा निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाएगा। केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार को ऋण दे सकती है या किसी राज्य सरकार द्वारा लेने पर गारंटी दे सकती है। ऋण के ऐसे प्रयोजन हेतु आवश्यक धनराशि भारत की संचित निधि पर भारित होगी। राज्य केंद्र की अनुमति के बिना ऋण नहीं ले सकता। यदि केंद्र द्वारा दिए गए ऋण पर कोई भाग बकाया हो तो उसके संबंध में केंद्र ने गारंटी दी हो। अंतर सरकारी कर उन्मुक्ति। अन्य संघीय संविधान के समान भारतीय संविधान में भी पारस्परिक कराधान से उन्मुक्तियों के नियम हैं। इस संबंध में निम्न प्रावधान किए गए हैं। केंद्र की परिसंपत्तियों को राज्य के कर से छूट।
केंद्र की सभी परिसंपत्तियों को राज्य या इसके विभिन्न निकायों यथा नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों, पंचायतों इत्यादि को सभी प्रकार के करों से छूट प्राप्त होती है। यद्यपि संसद को यह अधिकार है कि वह इस प्रतिबंध को समाप्त कर सकती है। संपत्ति शब्द से अभिप्राय भूमि, भवन, चल संपत्ति, शेयर, जमा इत्यादि उन सभी चीजों से है जिनका कोई मूल्य होता है। संपत्ति में चल एवं अचल दोनों प्रकार की संपत्तियां सम्मिलित हैं। संपत्ति का उपयोग संप्रभु जैसे सशस्त्र सेनाएं या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा निर्मित निगमों या कंपनियों को राज्य कराधान या स्थानीय कराधान से उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है। इसका कारण यह है कि निगम या कंपनी एक पृथक विधिक अस्तित्व है। राज्य की परिसंपत्तियों या आय को केंद्रीय कर से छूट। राज्यों की परिसंपत्तियां एवं आय को केंद्रीय कर से छूट प्राप्त होती है। यह आय संप्रभु कार्यों एवं वाणिज्यिक कार्यों से ही हो सकती है, किंतु यदि यह संसद अनुमति दे तो केंद्र वाणिज्यिक आय पर कर लगा सकता है। यद्यपि केंद्र चाहे तो वह किसी कार्य या व्यवसाय विशेष को इस कर में छूट भी दे सकता है। उल्लेखनीय है कि राज्य में स्थित स्थानीय संस्थाएं केंद्रीय कर से मुक्त नहीं होती हैं। इस तरह निगमों एवं राज्य की स्वामित्व वाली कंपनियों की परिसंपत्तियां एवं आय पर केंद्र कर लगा सकती है। 1963 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक सलाहकारी निर्णय में यह सलाह दी थी कि केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली छूट ऐसी होनी चाहिए जिससे सीमा एवं उत्पाद शुल्क पर विशेष प्रभाव न पड़े। दूसरे शब्दों में केंद्र राज्य द्वारा आयातित एवं निर्यातित वस्तुओं पर कर लगा सकती है या वह राज्य में उत्पादित या विनिर्मित सामान पर उत्पाद शुल्क लगा सकती है। आपातकाल के प्रभाव। केंद्र राज्य के बीच संबंध आपातकाल के दौरान बदल जाते हैं। ये निम्नलिखित हैं। राष्ट्रीय आपातकाल। जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति केंद्र व राज्यों के बीच संवैधानिक राजस्व वितरण को परिवर्तित कर सकता है। इसका तात्पर्य है राष्ट्रपति या तो वित्तीय अंतरण को कम कर सकता है या रोक सकता है। ऐसे परिवर्तन जिस वर्ष आपातकाल की घोषणा की गई हो उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्रभावी रहते हैं। वित्तीय आपातकाल। जब वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लागू हो, केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है। पहला, वित्तीय औचित्य संबंधी सिद्धांतों का पालन। दूसरा, राज्यों की सेवा में लगे सभी वर्गों के लोगों के वेतन एवं भत्ते कम करें। तीसरा, सभी धन विधेयकों या अन्य वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखें। केंद्र राज्य संबंधों में प्रवृत्तियां। 1967 तक केंद्र राज्य संबंध व्यापक एवं सामान्य बने रहे, क्योंकि केंद्र एवं ज़्यादातर राज्यों में एक ही दल का शासन था। 1967 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी 9 राज्यों में चुनाव हार गई, जिससे केंद्र में इसकी स्थिति कमज़ोर हुई। इससे केंद्र राज्य संबंध के राजनीतिक परिदृश्य में नया परिवर्तन आया। राज्यों के गैर कांग्रेसी सरकार ने कई मसलों पर केंद्रीकरण का विरोध किया। उन्होंने राज्यों की स्वायत्तता का मुद्दा उठाया और ज़्यादा शक्तियाँ एवं वित्तीय स्रोतों की मांग की। इसने केंद्र राज्य संबंधों में टकराव व तनाव की स्थिति पैदा कर दी। केंद्र राज्य संबंधों के तनाव। संभाव्य क्षेत्र। जिन मुद्दों के कारण केंद्र और राज्यों के बीच तनाव व टकराव पैदा हुआ वे हैं: पहला, राज्यपाल की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी का तरीका। दूसरा, राज्यपाल का पार्टीवादी या पक्षपातपूर्ण रवैया।
तीसरा, पार्टी हित में राष्ट्रपति शासन का लगाना, राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती। पांचवा, राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखना। छठा, राज्य के लिए वित्तीय आवंटन में भेदभाव। सतह, राज्य नीतियों के अनुपालन में योजना आयोग की भूमिका। आठवां, अखिल भारतीय सेवाओं IAS, IPS व IFS का प्रबंधन। नौवां, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग। मुख्यमंत्री के विरुद्ध जांच आयोग की नियुक्ति। 11वां, केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय हिस्सेदारी। 12वां, राज्य मुख्य सूची से केंद्र द्वारा अतिक्रमण। 1960 के दशक के मध्य से ही केंद्र राज्य संबंधों पर विचार किया जा रहा है। केंद्र राज्य संबंधों के मुद्दे पर निम्नलिखित कार्य हुए हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग, केंद्र सरकार ने मोरारजी देसाई, जिसके अनुसरण के हनुमंतैया ने किया, की अध्यक्षता 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग ARC का गठन किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन के लिए MCC तलवाड़ के अधीन एक दल का गठन किया गया और अंतिम रिपोर्ट 1969 में केंद्र सरकार को सौंप दी गई। इसने केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए 22 सिफारिशें प्रस्तुत की। मुख्य सिफारिशें इस प्रकार है। संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए। दूसरा, राज्यपाल के रूप में गैर दलीय ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो सार्वजनिक जीवन व प्रशासन में लंबा अनुभव हो। तीसरा, राज्य के लिए अधिकतम शक्तियों का प्रत्यायोजन। चौथा, राज्यों को ज़्यादा वित्तीय संसाधन स्थानांतरित कराए जाएं ताकि उनकी केंद्र पर निर्भरता कम रहे। पांचवा, उनके अनुरोध या अन्यथा पर राज्य में केंद्र सशस्त्र बलों की तैनाती हो। राजमन्नार समिति 1969 में तमिलनाडु की सरकार ने डॉक्टर VP राजमन्नार की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने एवं राज्य की स्वायत्तता दिलाने के लिए संविधान में संशोधन के सुझाव देने हेतु 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति ने 1971 में तमिलनाडु सरकार को अपना प्रतिवेदन सौंपा। इस समिति ने केंद्र की एकात्मकता की प्रवृत्ति की समीक्षा की। इसमें शामिल थे: पहला, संविधान के विशेष प्राविधान जो केंद्र को विशेष शक्तियां प्रदान करते हैं। दूसरा, केंद्र एवं राज्यों दोनों में एकल पार्टी की सरकार। तीसरा, राज्य को संशोधन की होने वाली कमी एवं इसके कारण केंद्र की सहायता पर इनकी निर्भरता। चौथा, केंद्रीय नियोजन की संस्था एवं योजना आयोग की भूमिका। इस समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार हैं: पहला, एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए। दूसरा, योजना आयोग का स्थान एक सांविधि निकाय द्वारा लिया जाए। तीसरा, वित्त आयोग को एक स्थायी निकाय बनाया जाए। चौथा, अनुच्छेद 356, 57 और 65 राष्ट्रपति शासन से संबंधित को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए। पांचवा, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्री परिषद के पद धारित करने का जो प्रावधान है उसे समाप्त किया जाए। छठा, संघ सूची एवं समवर्ती सूची के कुछ विषयों को राज्य सूची में हस्तांतरित किए जाएं। छठा, सातवां, राज्यों को अवशेषी शक्तियां प्रदान की जाएं। एवं आठवां, अखिल भारतीय सेवाओं IAS, IPS एवं IFS को समाप्त कर दिया जाए। केंद्र सरकार ने राजमन्नार समिति की सिफारिशों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। आनंदपुर शाही प्रस्ताव 1973 में अकाली दल पंजाब के आनंदपुर साहिब में हुई एक बैठक में राज्यों की धार्मिक एवं राजनीतिक मांगों के संदर्भ में एक प्रस्ताव की स्वीकृति दी। इस प्रस्ताव में कहा गया कि केंद्र को मात्र रक्षा, विदेश संबंध, संचार एवं मुद्रा के अतिरिक्त अन्य सभी विषय राज्यों को सौंप देने चाहिए। इसमें कहा गया कि संविधान को वास्तविक रूप से संघीय बनाया जाना चाहिए और केंद्र में सभी राज्यों के लिए समान प्राधिकार और
प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र 1977 में पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों पर एक स्मरण पत्र या मेमोरेंडम प्रकाशित किया गया और इसे केंद्र सरकार द्वारा प्रेषित किया। इस स्मरण पत्र में अन्य बातों के साथ साथ निम्न सुझाव दिए गए। पहला, संविधान में उल्लिखित शब्द संघ की जगह संघीय शब्द रखा जाए। केंद्र सरकार का कार्य क्षेत्र रक्षा, विदेश मंत्रालय, संचार एवं आर्थिक समन्वय तक ही सीमित रखा जाए। अन्य सभी मामलों पर राज्यों को शक्ति दी जाए। अनुच्छेद 56, 57 और 60 राष्ट्रपति शासन से पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए। नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के पुनर्गठन में राज्यों की सहमति अनिवार्य बनाई जाए। केंद्र द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व का 75% हिस्सा राज्यों को दिया जाए। राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियां प्रदान की जाएं। केंद्र और राज्य सेवाएं होनी चाहिए और अखिल भारतीय सेवाओं को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने इस ज्ञापन की मांगों को स्वीकार नहीं किया। सरकारिया आयोग 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश R.K. सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। आयोग से कहा गया कि वह केंद्र और सरकार के बीच सभी व्यवस्थाओं व कार्य पद्धतियों का परीक्षण करे और इस संबंध में उचित परिवर्तन व प्रामाणिक सिफारिशें प्रदान करे। इसे अपने कार्य को पूरा करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया, तथापि इसका कार्यकाल 4 बार बढ़ाना पड़ा। अंतिम रिपोर्ट अक्टूबर 1987 में पेश किया गया। इसका सार आधिकारिक तौर पर जनवरी 1988 में जारी किया गया। आयोग ढांचागत परिवर्तन के पक्ष में नहीं था। इसने महसूस किया कि मूल रूप से संवैधानिक व्यवस्था और सैद्धांतिक रूप से मूल संस्थात्मक ढांचा ठीक है, लेकिन इसने इस बात पर बल दिया कि प्रचारात्मक एवं कार्यात्मक स्तर पर परिवर्तन हो। इसने महसूस किया कि स्थायी संस्था मामले के मुकाबले में संघीयता सहयोगी क्रिया के लिए ज़्यादा क्रियात्मक व्यवस्था है। इसने इस मांग को पूर्णतः खारिज कर दिया कि केंद्र की शक्तियों में कटौती हो, बल्कि इसने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए मजबूत केंद्र होना आवश्यक है, जिसे विखंडनीय प्रवृत्तियों द्वारा चुनौती दी जा रही है। हालांकि इसने सशक्त केंद्र का मतलब यह नहीं बताया कि शक्तियों का केंद्रीकरण हो। इसने यह भी पाया कि केंद्र में शक्तियों की अधिक संकेंद्रण से निर्णय लेने का दबाव रहता, जबकि राज्य निर्णय विहीन रहते हैं। आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें प्रस्तुत की। इसमें से महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार हैं। पहला, एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद हो जिसे अंतर सरकारी परिषद कहा जाना चाहिए। इसकी स्थापना अनुच्छेद 263 के तहत होनी चाहिए। दूसरा, अनुच्छेद 356 को बहुत संभल कर इस्तेमाल किया जाए। इसका तभी इस्तेमाल हो जब सभी उपलब्ध विकल्प समाप्त हो जाएं। तीसरा, अखिल भारतीय सेवाओं के संस्थान को और अधिक मजबूत बनाना चाहिए और ऐसी ही कुछ सेवाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। चौथा, कराधान की शक्ति संसद में ही निहित होनी चाहिए, जबकि कुछ अन्य शक्तियों की समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए। पांचवा, जब राष्ट्रपति राज्य के किसी विधेयक को स्वीकृति के लिए आरक्षित करे तो इसका कारण राज्य सरकार को बताया जाना चाहिए। छठा, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का नाम बदलकर इसे राष्ट्रीय आर्थिक और विकास परिषद NEDC किया जाना चाहिए। सातवां, क्षेत्रीय परिषदें बनानी चाहिए और इन्हें संघीयता के मामलों में प्रोत्साहित करना चाहिए। आठवां, केंद्र को बिना राज्य की स्वीकृति या सैन्य बलों की तैनाती की शक्तियां प्राप्त होनी चाहिए, यहाँ तक कि राज्य की सहमति के बिना भी किया जा सकता है, तथापि यह वांछनीय है कि राज्यों से परामर्श किया जाए। नौवां, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने से पहले केंद्र को राज्य से परामर्श करना चाहिए। 10वां,
राज्यपाल की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री की सलाह की व्यवस्था को स्वयं संविधान में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। 11वां, निगम कर की कुल प्राप्तियों को राज्यों के साथ निश्चित सीमा में बांटा जाना चाहिए। 12वां, राज्यपाल विधानसभा में बहुमत की स्थिति पर सरकार को भंग नहीं कर सकता। 13वां, राज्यपाल के 5 वर्ष के कार्यकाल को बिना ठोस कारणों के अतिरिक्त बाधित नहीं किया जाना चाहिए। 14वां, बिना संसद की मांग के किसी राज्य मंत्री के खिलाफ जांच आयोग नहीं बैठाना चाहिए। 15वां, केंद्र द्वारा आयकर पर अभिभार उगाही नहीं करनी चाहिए सिवाय विशेष उद्देश्य और समिति समय के लिए। 16वां, योजना आयोग और वित्त आयोग के बीच कार्यों का वर्तमान बंटवारा उचित एवं नियंत्रित होना चाहिए। 17वां, त्रिभागा फार्मूला समान रूप से लागू करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। 18वां, रेडियो एवं टेलीविज़न के लिए स्वायत्तता नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके कार्यों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। 19वां, राज्यों के पुनर्गठन पर राज्यसभा की भूमिका एवं केंद्र की शक्ति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। 20वां, भाषागत अल्पसंख्यकों के लिए कमिश्नरी प्रारंभ करना चाहिए। केंद्र सरकार सरकारिया आयोग की 180 247 में से सिफारिशों को लागू कर चुकी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण 1990 में केंद्र राज्य परिषद का गठन है। पुंछी आयोग अप्रैल 2007 में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि 2 दशक पहले गठित सरकारिया आयोग के बाद बदलते राजनीति एवं आर्थिक परिदृश्य के कारण काफ़ी परिवर्तन हो चुके हैं। अतः नई परिस्थितियों में केंद्र राज्य संबंधों का पुनः आकलन किया जाना आवश्यक है। इस आयोग का प्रमुख कार्य निम्न प्रकार था। पहला, आयोग को भारत के संविधान के अनुरूप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करना था। आयोग को स्वस्थ परंपराओं शक्तियों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के विशेष आदेश तथा विभिन्न क्षेत्रों में कार्य एवं उत्तरदायित्व जिनमें शामिल थे विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, राज्यपाल की भूमिका, आपातकालीन उपबंध, वित्तीय संबंध, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, पंचायती राज संस्थान, संसाधनों का बंटवारा जैसे अंतर राज्य नदी जल बंटवारा आदि के परिप्रेक्ष्य केंद्र सरकार को उचित सिफारिशें प्रस्तुत करनी थी। दूसरा, आयोग को केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों की वर्तमान स्थिति का आकलन करने एवं इसमें सुधार करने के लिए उचित सिफारिशें देनी थी। इस संबंध में क्या रुकावटें या कठिनाइयां हैं, इसके बारे में भी सरकार को बताना था। आयोग को यह देखना था कि पिछले वर्षों में देश में विशेष रूप से पिछले 2 दशक में ये संविधान की मंशा के अनुरूप सामाजिक एवं आर्थिक विकास की क्या स्थिति रही है तथा इसे तीव्र करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। इन सिफारिशों में आयोग को यह भी बताया था राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखते हुए लोगों की कल्याण हेतु अच्छे शासन को सुनिश्चित करने हेतु नई चुनौतियों का किस प्रकार सामना किया जाए और नई सहस्राब्दी के प्रारंभिक दशकों में गरीबी और असाक्षरता उन्मूलन एवं भावी परिस्थितियों के अनुरूप सतत एवं तीव्र आर्थिक वृद्धि कैसे प्राप्त की जाए। तीसरा, उक्त मामलों का विवेचन करते समय एवं अपनी सिफारिशें देते समय आयोग को विशिष्ट भूमिका निभानी थी, लेकिन उसे निम्न सीमाओं का भी ध्यान रखना था। पहला, राज्यों के संबंध में केंद्र की भूमिका, दायित्व एवं कार्य क्षेत्र कैसा होना चाहिए, विशेष रूप से जब कोई राज्य लंबे समय तक सांप्रदायिक हिंसा, जाति हिंसा या लंबे समय से चल रही किसी अन्य प्रकार की हिंसा से ग्रस्त हो। दूसरा, राज्य के संबंध में केंद्र की भूमिका, दायित्व एवं कार्य क्षेत्र कैसा होना चाहिए, विशेष रूप से नियोजन एवं बड़ी परियोजनाएं जैसे नदियों को जोड़ना आदि। ये ऐसे कार्य हैं जिनमें 15 से 20 वर्ष का समय लगता है। तीसरा, राज्यों के संबंध में केंद्र की भूमिका, दायित्व एवं कार्य क्षेत्र कैसा होना चाहिए, विशेष रूप से पंचायती राज संस्थाओं एवं अन्य स्थानीय निकायों को स्वायत्तता के संदर्भ में
संविधान की 6ठी अनुसूची में वर्णित स्वायत्त निकायों के प्रशासन भी इसमें शामिल हैं। चौथा, राज्यों के संबंध में केंद्र की भूमिका, दायित्व एवं कार्यक्षेत्र कैसा होना चाहिए, विशेष रूप से स्वतंत्र नियोजन एवं जिला स्तर पर पृथक बजट बनाने के संदर्भ में। पांचवा, राज्यों के संबंध में केंद्र की भूमिका, दायित्व एवं कार्यक्षेत्र कैसा होना चाहिए, विशेष रूप से केंद्र द्वारा राज्य को विभिन्न मदों के अंतर्गत प्राप्त होने वाली सहायता के संदर्भ में। छठा, राज्यों के संबंध में केंद्र की भूमिका, दायित्व एवं कार्यक्षेत्र कैसा होना चाहिए, विशेष रूप से पिछड़े राज्यों की उन्नति के लिए योजनाओं के निर्माण एवं उनके क्रियान्वयन के संबंध में। 8वें से 12वें वित्त आयोग द्वारा केंद्र राज्य वित्तीय संबंध के बारे में दी गई सिफारिशों के संदर्भ में, विशेष रूप से केंद्र से प्राप्त होने वाली बड़ी वित्तीय सहायता के बारे में। 8वां, उत्पादन पर पृथक करों का आवश्यकता एवं प्रासंगिकता एवं वैट के कारण वस्तुओं की सेवाओं की बिक्री पर लगने वाले कर के संदर्भ में। 9वां, एक एकीकृत एवं लक्षित घरेलू बाजार बनाने के लिए अंतर्राज्यीय व्यापार के गठन और सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 18 में इस संबंध को सिफारिश के संदर्भ में दिया गया है। 10वां, एक केंद्रीय विधि प्रवर्तन अधिकारी का स्थापना जिससे अंतर्राज्यीय अपराधों की जांच का अधिकार हो तथा राज्यों की सीमाओं में होने वाले उन अपराधों की जांच का अधिकार हो जिनसे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ती हो के संदर्भ में। 11वां, अनुच्छेद 355 के अंतर्गत आवश्यकता पड़ने पर स्वप्रेरण से राज्यों में नियोजित किए जाने वाले अर्धसैनिक बलों की उपयोगिता के संदर्भ में। आयोग ने अप्रैल 2010 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। कुल 1456 पृष्ठों की रिपोर्ट में 7 खंडों के अंतिम रूप देने के लिए आयोग को सरकारिया रिपोर्ट, आयोग की रिपोर्ट, संविधान रिपोर्ट की द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में बहुत मदद मिली। हालांकि अनेक क्षेत्रों में आयोग की रिपोर्ट सरकारिया रिपोर्ट की अनुशंसाओं से मेल नहीं खाती थी। आयोग अपने विचारार्थ विषय के अंतर्गत उठाए गए मुद्दों की गहराइयों से जांच करने तथा संबंधित सभी पक्षों को संगोपांग समीक्षा के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भारत की एकता, अखंडता और भविष्य में इसके सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए अपरिहार्य है। इस प्रकार सहकारी संघवाद का सिद्धांत भारतीय राजनीति एवं शासन व्यवस्था के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शक का कार्य करता है। कुल मिलाकर आयोग ने 310 अनुशंसाएं की, जिनमें से कुछ केंद्र राज्य संबंधों का भी स्पर्श करती है। कुछ प्रमुख अनुशंसाएं निम्नलिखित है। पहला, सूची 3 में वर्णित विषयों पर बने कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए वह आवश्यक है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर संसद में विधायन प्रस्तुत करने से पहले केंद्र और राज्यों के बीच व्यापक सहमति बने। दूसरा, राज्यों को सुपुर्द किए गए मामलों पर केंद्र को संसदीय सर्वोच्चता स्थापित करने में अधिकतम संयम बरतना चाहिए। राज्य सूची तथा समवर्ती सूची को हस्तांतरित विषयों के मामलों में राज्यों के प्रति लचीला रुख रखना बेहतर केंद्र राज्य संबंधों की पूंजी है। तीसरा, केंद्र को समवर्ती सूची के विषयों एवं परस्पर व्यापी क्षेत्राधिकारों के संदर्भ में सिर्फ उन्हीं विषयों को हाथ में लेना चाहिए जो कि राष्ट्रहित में नीतियों की समरूपता के लिए नितांत आवश्यक है। चौथा, समवर्ती अथवा परस्पर व्यापी क्षेत्राधिकार से संबंधित मामलों में प्रबंधन के लिए अंतर्राज्यीय परिषद को सतत अंकेक्षण की भूमिका में रहना चाहिए। पांचवा, राष्ट्रपति द्वारा विधेयक लौटा दिए जाने की स्थिति में राज्य विधायिका के कार्य करने के लिए अनुच्छेद 201 में निर्धारित 6 माह की अवधि को राष्ट्रपति के लिए राज्य विधेयक पर सहमति देने अथवा रोकने के संदर्भ में निश्चित किया जाने का प्रयोजन बनाया जा सकता है। छठा, संसद को सूची 1 की प्रविष्टि 14 से संबंधित विषय समझौता करना तथा इसे संसदीय अधिनियमन द्वारा लागू कराना पर कानून बनाया जाना चाहिए, जिससे कि संलग्न पद्धतियों को प्रणालीबद्ध किया जा सके और इस बारे में शांति का उपयोग स्वाभाविक रूप से
विधायी एवं कार्यकारी शक्तियों के संघीय संरचना को देखते हुए निर्बाधा नहीं हो सकती। 7वां, संघीयों एवं समझौतों के फलस्वरूप वित्तीय जिम्मेदारियों तथा राज्यों की वित्तीय स्थिति पर इसके प्रभावों का ध्यान समय समय पर गठित किए जाने वाले वित्तीय आयोगों को रखना चाहिए। 8वां, राज्यपाल का चयन करते समय केंद्र सरकार को सरकारिया आयोग द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित दिशा निर्देश का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। पहला, उसे जीवन के किसी क्षेत्र में अग्रगमन होना चाहिए। दूसरा, उसे राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। तीसरा, उसे एक असंबद्ध व्यक्ति होना चाहिए जो कि राज्यों की स्थानीय राजनीति से नज़दीकियों के तौर पर न जुड़ा हो। चौथा, उसे ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे राजनीति में सामान्यतः बड़ी भूमिका न रही हो, विशेषकर हाल के ही अतीत में। 9वां, राज्यपाल के लिए 5 साल का कार्यकाल निर्धारित होना चाहिए। उसकी पदोचित केंद्र सरकार की इच्छा भर से नहीं होना चाहिए। 10वां, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया है आवश्यक परिवर्तन सहित वही प्रक्रिया राज्यपाल के महाभियोग द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया होनी चाहिए। 11वां, अनुच्छेद 163 राज्यपाल को एक ऐसा विशेषाधिकार प्रदान नहीं करती है वह मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अथवा उसकी सलाह के बिना कार्य करे। वास्तव में विवेकाधिकार का उपयोग का दायरा सीमित है और इस सीमित दायरे में भी राज्यपाल का कार्य एकपक्षीय अथवा अवास्तविक नहीं दिखना चाहिए। उसका कार्य विवेक द्वारा निर्धारित नेक नियति द्वारा प्रेरित और सतर्कता द्वारा संतुलित होना चाहिए। किसी राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक के संबंध में राज्यपाल को इस बारे में 6 माह के अंदर निर्णय लेना चाहिए कि वह इस पर सहमति दे अथवा राष्ट्रपति के विचारार्थ इसे सुरक्षित रखे। 13वां, जहां त्रिशंकु विधानसभा बनाने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल की भूमिका का प्रश्न है, यह आवश्यक है कि इस बारे में संवैधानिक परंपराओं का पालन करते हुए स्पष्ट दिशा निर्देश बनाए जाएं। ये दिशा निर्देश निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला, विधानसभा में जिस दल या दलों के समूह को सबसे अधिक समर्थन प्राप्त है उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। दूसरा, चुनाव पूर्ण गठबंधन की स्थिति में इस गठबंधन को एक दल मानना चाहिए और यदि इसे बहुमत प्राप्त होता है तो गठबंधन के नेता को राज्यपाल द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। तीसरा, यदि किसी दल अथवा चुनाव पूर्ण गठबंधन वाले समूह को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो राज्यपाल को मुख्यमंत्री का चयन निम्नलिखित प्राथमिकता चरण में करना चाहिए। क, चुनाव पूर्व गठबंधन वाले दलों का समूह जिसके पास सबसे बड़ी संख्या है। ख, वह सबसे बड़ा एकल दल जो दूसरों के समर्थन से सरकार बनने का दावे कर रहा है। ग, चुनाव पश्चात का गठबंधन जिसमें सभी हिस्सेदार सरकार में शामिल होना चाहते हैं। घ, चुनाव पश्चात का गठबंधन जिसमें कुछ दल सरकार में शामिल होना चाहते हैं तथा शेष सरकार से बाहर रहकर उसका समर्थन करना चाहते हैं। 14वां, जहां तक किसी मुख्यमंत्री को हटाने का प्रश्न है राज्यपाल को मुख्यमंत्री को अपना बहुमत सदन के पटल पर साबित करने के लिए बराबर कहते रहना चाहिए। इसके लिए एक समय सीमा निर्धारित करना चाहिए। 15वां, राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह के खिलाफ जाकर किसी राज्य मंत्री पर अभियोग दर्ज करने की सहमति देने का अधिकार होना चाहिए यदि मंत्रिमंडल का निर्णय राज्यपाल की दृष्टि से उपलब्ध सामग्री को देखते हुए पूर्वाग्रह से प्रेरित प्रतीत होता है। 16वां, राज्यपाल को विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य करने अथवा अन्य वैधानिक पद धारण करने की परंपरा का अंत होना चाहिए। उनकी भूमिका केवल संवैधानिक प्रावधानों तक सीमित होनी चाहिए। 17वां, जब किसी बाहरी आक्रमण अथवा आंतरिक अव्यवस्था के कारण राज्य प्रशासन पंगु हो जाता है तो इससे राज्य की संवैधानिक तंत्र ठप पड़ जाता है, तब अनुच्छेद 355 के अंतर्गत संघ को अपनी सर्वोपरि उत्तरदायित्वों के निर्वहन के तहत सभी उपबंध विकल्पों पर विचार करते हुए स्थिति को नियंत्रित करना चाहिए। साथ ही अनुच्छेद 356 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता को दुरुस्त करने तक ही सीमित रखना चाहिए। 18वां, जहां तक
संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत कार्यवाही करने का प्रश्न है। एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में दिए गए दिशा निर्देश को शामिल करते हुए उपयुक्त संशोधन किए जाने की जरूरत है। इससे राज्यों के मामले में संभावित संदेह एवं आशंका का निराकरण हो सकेगा, जिससे कि केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। 19वां, जब कि अनुच्छेद 352 और 56 के अंतर्गत आपातकाल लगाने के लिए शर्तें बहुत सख्त कर दी गई हैं और उसे अंतिम उपाय के रूप में ही उपयोग किए जाने की प्रावधान है, और अनुच्छेद 355 के अंतर्गत राज्यों की सुरक्षा का दायित्व तो संघ का है। यह आवश्यक है कि केंद्र के हस्तक्षेप के संदर्भ में संवैधानिक एवं वैधानिक रूपरेखा बनाई जाए, लेकिन इसके अंतर्गत 352 से 56 के अंतर्गत अत्यंतिक कदम उतारने की अनिवार्यता न हो। इस रूपरेखा को स्थानिक आपातकाल के रूप में उपयोग करने का यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि राज्य सरकार काम करती रहे तथा विधानसभा को भंग करने की जरूरत नहीं पड़े, जबकि केंद्र सरकार इस संबंध में विनिर्दिष्ट एवं स्थानिक तौर पर प्रतिक्रिया करे। अनुच्छेद 355 के अंतर्गत स्थानीय आपातकाल लागू करने का पूरा औचित्य बनता है। 20, अंतर्राज्यीय परिषद को अंतर्राष्ट्रीय एवं केंद्र राज्य मतभेदों को दूर करने के लिए एक विश्वसनीय, शक्तिशाली एवं निष्पक्ष प्रणाली बनाने के लिए अनुच्छेद 263 में समुचित संशोधनों की आवश्यकता है। 21वां, क्षेत्रीय परिषदों की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए और बैठकों का एजेंडा संबंधित राज्य द्वारा आपसी समन्वय बनाने तथा नीतियों को सुसंगतता के साथ प्रस्तावित करा जाना चाहिए। एक मजबूत अंतर्राज्य परिषद की सचिवालय क्षेत्रीय परिषदों में कार्यालय के रूप में कार्य कर सकता है। 22वां, वित्तीय मामलों में अंतर्राज्य समन्वय को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों के शक्ति द्वारा समिति का गठन एक सफल प्रयोग हो सकता है। दूसरे क्षेत्रों में भी इस प्रकार के संदर्भों के संस्थानीकरण की आवश्यकता है। मुख्यमंत्रियों का एक फोरम जिसकी अध्यक्षता चक्रानुक्रम से एक मुख्यमंत्री करे के बारे में भी विचार किया जा सकता है, जिससे कि ऊर्जा, खाद्य, शिक्षा, पर्यावरण तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों में समन्वित नीतियां लागू की जा सके। 23वां, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग एवं न्यायपालिका आदि क्षेत्रों में नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करना चाहिए। 24वां, राज्यों के प्रतिनिधिक फोरम के रूप में सेकंड चैम्बर के गठन एवं कार्य में बाधक कारकों को हटाया जाना चाहिए अथवा संशोधित करना चाहिए, और इसके लिए संवैधानिक प्रावधानों को संशोधन की जरूरत हो तो वह करना चाहिए। वास्तव में राज्यसभा में केंद्रों और राज्यों के बीच वित्तीय, विधायी तथा प्रशासनिक संबंधों को लेकर मतभेद के बिंदुओं को स्वीकार्य हल निकालने की असीमित क्षमता है। 25, राज्यों के बीच सत्ता संतुलन वांछनीय है और यह राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की समानता के आधार पर संभव हो सकता है। इसके लिए प्रासंगिक प्रावधानों को संशोधन कर राज्यसभा में राज्यों की सीटों की समानता बिना उसकी जनसंख्या के ध्यान किया जा सकता है। 26, स्थानीय निकायों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य देने के लिए शक्तियों के प्रतिनिधित्व का विषय क्षेत्र उपयुक्त संशोधनों के माध्यम से संवैधानिक रूप से परिभाषित होना चाहिए। 27, भविष्य के सभी केंद्रीय विधायन जो राज्यों की संलग्नता की मांग करते हैं में लागत से साझेदारी की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTI में प्रावधानित है। पहले से वर्तमान केंद्रीय विधायन जिसमें कि राज्यों का कार्यान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाना चाहिए, जिससे कि केंद्र सरकार लागत में हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सके। 28, प्रमुख खनिजों की रॉयल्टी दरों का पुनरीक्षण प्रत्येक 3 वर्षों पर बिना विलंब किया जाना चाहिए और 3 वर्षों की अवधि पार होने पर राज्यों को समुचित क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए। 29,
व्यवसाय कर की वर्तमान हदबंदी को संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया जाना चाहिए। 30वां, अनुच्छेद 268 में उल्लिखित करों से या अधिक राजस्व प्राप्त करने की संभावना के लिए उक्त प्रावधान पर नए सिरे से विचार किया जाना चाहिए। इस मुद्दे को या तो अगले वित्त आयोग को संदर्भित करने देना चाहिए अथवा इस मामले को देखने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहिए। 31वां, अधिक उत्तरदायित्व के लिए सभी वित्तीय विधायनों का एक स्वतंत्र निकाय द्वारा वार्षिक आकलन करना चाहिए तथा इन निकायों की रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधायिकाओं के समक्ष रखना जाना चाहिए। 32वां, वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों को केंद्र एवं राज्यों के बीच निष्पक्ष रूप से संदर्भित करना चाहिए। वित्त आयोगों के विचारार्थ विषयों TOR को अंतिम रूप से देने में राज्यों की संलग्नता के लिए एक प्रभावी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। 33, केंद्र सरकार के सभी वर्तमान उपकरों एवं सरचार्जों की समीक्षा करनी चाहिए ताकि सकल कर राजस्व में उसकी हिस्सेदारी को कम किया जा सके। 34, योजना एवं गैर योजना खर्च में नज़दीक संलग्नताओं के कारण एक विशेष समिति की नियुक्ति की जा सकती है जो कि योजना खर्च एवं गैर योजना खर्च के बीच के अंतर के मुद्दे को देखे। 35, वित्त आयोग तथा योजना आयोग के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए। वित्त आयोग एवं पंचवर्षीय योजना के द्वारा आवरित अवधियों के तालमेल में ऐसे समन्वय की स्थिति में सुधार किया जा सके। 36, वित्त मंत्रालय के वित्त आयोग प्रभाव को एक पूर्ण विभाग के रूप में एकांतरित किया जाना चाहिए कि वित्त आयोगों के स्थायी सचिवालय के रूप में कार्य कर सके। 37, योजना आयोग की वर्तमान परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका है लेकिन इसकी भूमिका समन्वय की अधिक होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्रालयों एवं राज्य के प्रक्षेपित योजनाओं को सूक्ष्म प्रबंधन की कम। अनुच्छेद 37 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्यिक उप आयोग की स्थापना के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। इस आयोग में परामर्शदात्री एवं कार्यकारी भूमिकाएं निर्णयकारी शक्ति के साथ अंतर्निहित होनी चाहिए। एक संवैधानिक निकाय के रूप में आयोग के निर्णय अंतिम और सभी राज्यों के साथ साथ भारतीय संघ पर भी बाध्यकारी होना चाहिए। आयोग के निर्णय से प्रभावित कोई पक्ष सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। आयोग की रिपोर्ट सभी हितधारकों, राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों और प्रशासकों एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल संबंधी विभागों आदि को इसकी स्वविचारित दृष्टिकोण के लिए भेजी गई थी। केंद्रीय मंत्रालयों या विभागों एवं राज्य सरकारों या संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों से प्राप्त टिप्पणियों के अंतर राज्य परिषद इंटर स्टेट काउंसिल द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। इसी के साथ हमारा लक्ष्मीकांत पॉलिटी में 14वां अध्याय कंप्लीट होता है जिसका नाम है केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। अगली अध्याय में हम लोग पढ़ाई करेंगे लक्ष्मीकांत पॉलिटी के 15वें अध्याय का जिसका नाम है अंतर्राज्यीय संबंध, इंटर स्टेट रिलेशंस। तब तक के लिए धन्यवाद।